सिर्फ 1.8% का फर्क है। लेकिन कभी सोचा है कि एक सिंगल जीन में हुआ छोटा सा बदलाव कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को इस धरती पर राज करने या पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने के कगार पर ला सकता है? बिल्कुल। और बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है ना, ये तो नेचर का अल्टीमेट सर्वाइवल गेम है। एग्जैक्टली और जो एनसीईआरटी के बाहर या सप्लीमेंट्री मटेरियल में है वही नीट में टॉपर बनाता है। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बस बेसिक लाइन टू लाइन पढ़कर रैंक आ जाएगी, लेकिन असली गेम चेंजर सवाल वहीं से आते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा समझकर छोड़ दिया जाता है। सही कहा, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम इन सप्लीमेंट्री टॉपिक्स को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं ताकि एग्जाम में एक भी एडवांस सवाल ना छूटे। सभी स्टूडेंट्स ये लेक्चर पारा नीट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आज हम रेक्टिफिकेशन से बाहर निकलकर इस सर्वाइवल गेम के असली नियमों को समझेंगे। हाँ, और ये जो सप्लीमेंट्री टॉपिक्स होते हैं, ये कोई अलग-अलग चैप्टर्स नहीं है। जब हम इन मटेरियल्स का गहराई से एनालिसिस करते हैं, तो ये बायोलॉजी के बिगर पिक्चर को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। राइट, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, चाहे वो जेनेटिक्स के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स हों या एवोल्यूशन के मॉलिक्यूलर प्रमाण। आज के सेशन में हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि क्या होता है, बल्कि उसके पीछे का क्यों और कैसे भी डिकोड करेंगे। तो इसी सर्वाइवल गेम के पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी अपनी प्रजाति को बचाए रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही कमाल का फिनोमेनन है, स्पोर्युलेशन। हाँ, स्पोरिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम अमीबा का केस लें, तो जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या सूखा पड़ता है, तो वो लिटरली एक पैनिक रूम में चला जाता है। वो अपने चारों ओर एक बेहद मजबूत सिस्ट वॉल बना लेता है। ये पैनिक रूम वाली एनोलॉजी एकदम सटीक है। अमीबा समझ जाता है कि अगर वो नॉर्मल अवस्था में रहा तो मारा जाएगा। अच्छा, तो उससे इसके अंदर होता क्या है? उस सिस्ट के अंदर उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। वो अंदर ही अंदर मल्टीपल फिजन करता है, और जब बाहर का मौसम फिर से अनुकूल यानी फेवरेबल होता है, तब वो सिस्ट टूटता है और छोटे छोटे सूडोपोडियोस्पोर्स बाहर आते हैं। वाओ, मतलब ये सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है। एग्जैक्टली, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने की एक मास्टर स्ट्रैटेजी है। और सर्वाइवल की एक और स्ट्रैटेजी है अपने ही बॉडी के टुकड़ों से नया जीवन बना लेना। जैसे स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन होता है। उसका रिबन जैसा शरीर पानी के बहाव या किसी वजह से टूट जाता है ना? और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। हाँ, और इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है रीजनरेशन। हाइड्रा और प्लानेरिया में ये बहुत अच्छे से देखा जाता है। प्लानेरिया को अगर कई टुकड़ों में काट दिया जाए, तो हर टुकड़ा अपनी खोई हुई सेल्स को दोबारा बनाकर एक पूरा जीवन बन जाता है। वेट, क्या इंसानों में भी ये पावर होती है? अरे बिल्कुल, हमारे पास भी ये पावर थोड़ी मात्रा में है। हमारा लिवर पार्शियली डैमेज होने पर खुद को रीजनरेट कर सकता है। That's amazing! और इसी के साथ एक रेयर लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, यूनिपेरेंटल कंडीशन। नॉर्मल केस में हर क्रोमोसोम पेयर में एक कॉपी माता से आती है और एक पिता से। राइट। लेकिन यूनिपेरेंटल डिसोमी में किसी जेनेटिक ग्लिच की वजह से एक ऑर्गेनिज्म को एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपीज सिर्फ एक ही पेरेंट से मिल जाती हैं। ये एक तरह का जेनेटिक एरर है जो कई बार गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। ये जेनेटिक ग्लिच वाला पॉइंट सच में सोचने पर मजबूर करता है। अब अगर हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वहाँ फ्रूट्स का बनना एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी माइलस्टोन है। बिल्कुल। कुछ फ्रूट्स फ्लैशी यानी गूदेदार होते हैं जैसे आम या अमरूद, और कुछ ड्राई होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि फ्रूट का काम सिर्फ बीज को एक कवरिंग देना है। क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? देखो, कवरिंग तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में फ्लैशी और स्वादिष्ट फ्रूट्स एक बायोलॉजिकल ब्राइब की तरह काम करते हैं। बायोलॉजिकल ब्राइब? मतलब रिश्वत। हाँ। क्योंकि पौधे खुद चलकर अपने बीज नहीं फैला सकते, इसलिए वो जानवरों के लिए एनर्जी और शुगर से भरा एक स्वादिष्ट फल बनाते हैं। जानवरों से खाते हैं, मीलों दूर जाते हैं और अपने वेस्ट के जरिए उन बीजों को एक नई जगह पर ड्रॉप कर देते हैं। ओह, और वो वेस्ट एक फर्टिलाइजर का काम भी करता है। एग्जैक्टली। इस पूरी प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहते हैं, यानी पौधे जानवरों का इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य फैला रहे हैं। वाह, मतलब अमरूद सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक ट्रांसपोर्टेशन टिकट है। अब
रिप्रोडक्शन से आगे बढ़कर हम ट्रेट्स के ट्रांसफर पर आते हैं, जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। अगर रिप्रोडक्शन इंजन है तो जेनेटिक्स उसका ब्लूप्रिंट है। सही कहा। यहाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझना बहुत क्रिटिकल है। गॉल्टन ने बताया था कि ह्यूमन स्किन कलर कोई ब्लैक एंड व्हाइट स्विच नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। स्किन कलर 3 अलग-अलग जीन्स द्वारा कंट्रोल होता है, मान लीजिए A, B और C। हर डोमिनेंट अलील मेलानिन का थोड़ा और प्रोडक्शन करता है। अच्छा, तो जब हम F2 जेनरेशन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा दिखता है? तो हमें एक बेल शेप्ड कर्व मिलता है, उल्टा बेल कर्व। इसका मतलब है कि आबादी के दोनों सिरों पर, यानी एकदम डार्क या एकदम फेयर, बहुत कम लोग होते हैं, जबकि बीच के रंग वाले इंटरमीडिएट स्किन कलर वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं। आई सी। इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ कितने डोमिनेंट अलील हैं ये मायने रखता है। अगर पॉलीजेनिक का मतलब है एक पूरी टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट जैसे स्किन कलर पर काम कर रही है, तो फिर प्लियोट्रॉपी क्या है? क्या ये एक अकेले जीन का कई सारे प्रोजेक्ट्स में टांग अड़ाना? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि फिनोकीटोन्यूरिया जैसी बीमारी में एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होने से इंसान को मेंटल रिटार्डेशन भी हो रही है और उसकी स्किन और बालों का रंग भी हल्का पड़ रहा है। ब्रेन और बालों का आपस में क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ऐसे समझो, फिनोकीटोन्यूरिया में जो जीन म्यूटेट होता है उसका काम है एक एंजाइम बनाना, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके। नॉर्मल बॉडी में ये एंजाइम फिनाइलएलेनिन नाम के अमीनो एसिड को टायरोसिन में बदलता है। अब असली खेल इस टायरोसिन का है। टायरोसिन क्या करता है? टायरोसिन से ही दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और उसी टायरोसिन से बालों और स्किन को रंग देने वाला मेलानिन भी बनता है। तो जब एंजाइम ही नहीं बना तो टायरोसिन नहीं बनेगा। ओह वाओ! तो एक एरो से 2 निशाने चूक गए। एग्जैक्टली। टायरोसिन नहीं होगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी रुकेगा और पिगमेंटेशन भी कम होगा। यही वजह है कि एक जीन का म्यूटेशन कई अलग अलग ट्रेट्स पैदा करता है। ड्रोसोफिला में भी व्हाइट आई का म्यूटेशन ऐसे ही काम करता है। क्या गजब का मैकेनिज्म है। मतलब रूट कॉज एक ही है, बस उसके इफेक्ट्स अलग-अलग जगह दिख रहे हैं। अब जेनेटिक्स की बात हो और हनी बी का जिक्र ना हो तो चैप्टर अधूरा है। क्वीन बी की नप्शियल फ्लाइट का किस्सा तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। बिल्कुल। क्वीन बी हवा में उड़ते हुए ड्रोन्स यानी नर मधुमक्खियों के साथ मेट करती है और उनके स्पर्म्स को अपनी बॉडी में एक स्पर्मैथिका में स्टोर कर लेती है। राइट। अब मधुमक्खियों का जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है उसे हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। जब रानी अंडे देती है तो उसके पास चॉइस होती है। वेट, चॉइस होती है? हाँ, अगर वो अंडे को स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं करती तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग सीधा एक ड्रोन में डेवलप हो जाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ माता का एक सेट क्रोमोसोम है, इसलिए नर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी n = 16। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो? अगर अंडा फर्टिलाइज होता है तो वो डिप्लॉइड 2n = 32 मादा बनती है, जो बाद में वर्कर या नई रानी बन सकती है। ये नेचर का रिसोर्सेज बचाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये सच में अमेजिंग है। अब जेनेटिक्स के उस हिस्से पर आते हैं जहां से नीट में सीधे सवाल आते हैं, क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें इंसान लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता और सबसे खास बात, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को समझना बहुत आसान है। इसमें बीमारी सीधे पिता से बेटे में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि पिता बेटे को अपना वाई क्रोमोसोम देता है। बीमारी वाला एक्स क्रोमोसोम पिता अपनी बेटी को देता है। बेटी अक्सर सिर्फ कैरियर होती है, क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम भी होता है जो उस बीमारी को दबा देता है। अच्छा, तो फिर बीमारी आगे कैसे बढ़ती है? फिर वो बेटी जब माँ बनती है तो वो अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को दे सकती है, जिससे बेटे में वो बीमारी प्रकट हो जाती है। यानी नाना से नाती में बीमारी का ट्रांसफर होना। गॉट इट। और इसके साथ ही थैलेसीमिया का कंसेप्ट भी बहुत क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स कई बार सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। वो कैसे? देखो, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बनता तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब होती है। वो अपना आकार बदल लेता है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। दूसरी तरफ थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन्स का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, यानी क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। राइट। और इसके टाइप्स भी तो होते हैं ना? हाँ,
थैलेसीमिया के दो मुख्य टाइप्स हैं। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 पर मौजूद दो जीन्स HbA1 और HbA2 के म्यूटेशन या डिलीशन से होता है। अगर इनमें गड़बड़ी हुई तो अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगी। और बीटा थैलेसीमिया? बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 पर मौजूद HBB जीन के म्यूटेशन से होता है, जिससे बीटा चेन का निर्माण गिर जाता है। जेनेटिक्स के इन मॉलिक्यूलर रहस्यों को डिकोड करने के बाद अब हम एवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस सर्वाइवल गेम की हिस्ट्री। मॉलिक्यूलर एविडेंस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। मैंने इंट्रो में कहा था कि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में सिर्फ 1.8% का अंतर है। बिल्कुल। और प्लांट्स की बात करें तो राइस जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। चावल ग्रास फैमिली से आता है और इसका जीनोम 430 MBPS का है। लेकिन एक्सपर्ट, ये 430 MBPS का डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, चावल दुनिया की पहली फसल है जिसका जीनोम पूरी तरह से सीक्वेंस किया गया था। इसका जीनोम 430 MBPS है, जो गेहूं या मक्के के मुकाबले काफी छोटा है। तो छोटा होने से क्या फायदा हुआ? छोटा जीनोम होने की वजह से इसे माप करना आसान था। और क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया चावल खाती है, इसके डीएनए को समझकर हम इसमें सूखे या बाढ़ से लड़ने वाले जीन्स डाल सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करके हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। ओह, दैट मेक्स सेंस। एवोल्यूशन के मॉलिक्यूलर सबूतों के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी के प्रमाण भी स्टूडेंट्स को हैरान कर देते हैं। मतलब इंसानों और सभी वर्टेब्रेट्स के एम्ब्रियो में गर्दन के पास वेस्टिजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है सुनने में। मछलियों में तो ये गिल्स पानी में सांस लेने के काम आते हैं, लेकिन इंसान के एम्ब्रियो में इनका क्या काम? ये गिल्स काम के लिए नहीं, बल्कि हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट की निशानी है। अर्नस्ट हैकल ने इसी आधार पर बायोजेनेटिक लॉ दिया था, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी ऑन्टोजेनी उसके पूर्वजों के एवोल्यूशनरी इतिहास यानी फाइलोजेनी को दोहराता है। हैकल का मानना था कि हमारा भ्रूण अपने विकास के दौरान मछली, फिर एम्फिबियन, फिर रेप्टाइल जैसी अवस्थाओं से गुजरता है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, इसे बाद में वॉन बियर ने डिस्प्रूव किया। वॉन बियर ने स्पष्ट किया कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अडल्ट चरण से नहीं गुजरते। वे सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोनिक चरणों से समानता दिखाते हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। अब एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन के 3 ग्राफिकल टाइप्स समझना बहुत जरूरी है। मैं इसे एक जंगल की एनालॉजी से समझाती हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। जो पेड़ बहुत लंबे हैं वो टूट जाते हैं, जो बहुत छोटे हैं उन्हें धूप नहीं मिलती। ऐसे में नेचर सिर्फ एवरेज ऊंचाई वाले पेड़ों को चुनती है। ग्राफ का पीक और ऊंचा और संकरा हो जाता है। राइट, बीच वाले सर्वाइव करते हैं। दूसरा है डायरेक्शनल। अगर जंगल में सिर्फ ऊंचे पेड़ों तक ही सूरज की रोशनी पहुंचे तो वक्त के साथ छोटे और एवरेज पेड़ मर जाएंगे और पूरी आबादी सिर्फ लंबे पेड़ों की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ ग्राफ का पीक एक दिशा में शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। तीसरा है डिसरप्टिव। मान लीजिए एक आइलैंड पर पक्षी हैं। वहाँ सिर्फ बहुत छोटे बीज और बहुत बड़े बीज मिलते हैं। जिन पक्षियों की चोंच एवरेज आकार की है, वे ना तो छोटे बीज पकड़ पाते हैं और ना ही बड़े बीज तोड़ पाते हैं। तो वो मर जाएंगे। एग्जैक्टली। ऐसे में एवरेज वाले खत्म हो जाते हैं और सिर्फ दोनों एक्सट्रीम वालों को फायदा होता है। यहाँ ग्राफ में 2 पीक्स बन जाते हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी। और पता है, नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ लाखों साल पहले होने वाली कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये आज इसी वक्त हमारे बॉडी के अंदर और बाहर बैक्टीरिया और वायरसेस में हो रहा है। बिल्कुल। और यही हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टॉपिक पर ले आता है। वायरल बीमारियां आज के समय में हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। डेंगू एक फ्लैवी वायरस है जिसके 4 अलग-अलग सीरोटाइप्स होते हैं। इसे फैलाने वाला मच्छर एडीज है जो दिन में शिकार करता है, और दूसरी तरफ है चिकुनगुनिया। हाँ, चिकुनगुनिया एक अल्फा वायरस के कारण होता है। इसे भी एडीज एजिप्टियाई और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर ही फैलाते हैं। इन बीमारियों का कोई सीधा इलाज नहीं है, इसलिए मच्छरों के पनपने की जगह को खत्म करना ही सबसे अच्छा बचाव है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का क्या? जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, एंटीबायोटिक्स। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करके मेडिकल साइंस को बदल दिया था। इसकी कई क्लासेस हैं, जैसे बीटा लैक्टम्स,
एमिनोग्लाइकोसाइड्स, क्यूनोलोन्स, सल्फोनामाइड्स और ग्लाइकोपेप्टाइड्स। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। लोग वायरल इन्फेक्शंस जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी धड़ाले से एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। स्टूडेंट समझना होगा कि ये कितना खतरनाक है। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म क्या है? वे बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकते हैं या उनके प्रोटीन सिंथेसिस को तोड़ते हैं, लेकिन वायरस के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं। राइट, वो तो हमारे सेल्स के अंदर छुप जाते हैं। एग्जैक्टली, वो हमारी मशीनरी इस्तेमाल करता है। इसलिए जब वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक खाते हैं तो वायरस को कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं और जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वे इस दवा के खिलाफ इवॉल्व हो जाते हैं। यानी वो सुपर बग्स बन जाते हैं। हाँ, वे बैड बग्स या सुपर बग्स में बदल रहे हैं जिन पर फ्यूचर में कोई भी दवा काम नहीं करेगी। यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सच में एक साइलेंट पैंडेमिक है। अगर नीट एस्पिरेंट्स को ऐसे ही हाई क्वालिटी नीट लेक्चर्स चाहिए तो पारा नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर एक टॉपिक की इसी तरह गहराई तक जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया इतने एडवांस्ड हो रहे हैं, तो सवाल उठता है कि हम इन बीमारियों और शरीर के डैमेज से कैसे लड़ें? यही बायोटेक्नोलॉजी और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। स्टेम सेल्स एग्जैक्टली क्या करते हैं? स्टेम सेल्स वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो खुद को डिवाइड कर सकती हैं और बॉडी की किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में बदल सकती हैं। एस्पिरेंट्स को स्टेम सेल्स की इस हायरार्की को समझना होगा। ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है टोटीपोटेंट, जैसे फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट। इसके पास टोटल पावर है। ये एक पूरा का पूरा इंसान और प्लेसेंटा सब कुछ बना सकता है। सही कहा। उसके नीचे आता है प्लूरीपोटेंट, जैसे एम्ब्रियो के अंदर मौजूद इनर सेल मास। ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन जैसे दिल, दिमाग, लिवर के सेल में बदल सकते हैं, लेकिन ये पूरा जीवन नहीं बना सकते। और सबसे लास्ट में? सबसे नीचे है मल्टीपोटेंट, जैसे बोन मैरो में मौजूद ब्लड स्टेम सेल्स। ये सिर्फ ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ही बना सकते हैं, न्यूरॉन्स नहीं। स्टेम सेल से हम आने वाले समय में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या हार्ट फेलियर जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब भी साइंस नई टेक्निक या जेनेटिक्स का उपयोग करता है तो एथिक्स और लीगल बायोलॉजी का मुद्दा उठता है। पेटेंट्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किसी भी नई बायोलॉजिकल खोज पर अधिकार जताने के लिए पेटेंट फाइल किया जाता है। इसके 3 सख्त क्राइटेरिया हैं। नॉवेलिटी, यानी वो चीज़ दुनिया में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नॉन ऑब्वियसनेस, यानी ऐसी होनी चाहिए जो किसी आम जानकार के लिए तुरंत समझ में आने वाली ना हो। और तीसरा, यूटिलिटी, यानी उसका मानव जाति के लिए कोई ठोस उपयोग हो। और जब इन नियमों का गलत इस्तेमाल होता है तो बायोपायरेसी जन्म लेती है। सोचिए, हमारी सदियों पुरानी आयुर्वेदिक जानकारी को कोई विदेशी कंपनी अपनी लैबोरेटरी की नई खोज बताकर पेटेंट करा ले। यही तो हुआ था। 1995 में अमेरिका के पेटेंट ऑफिस ने हल्दी के घाव भरने के गुण पर पेटेंट दे दिया था। वेट, हल्दी पर? हाँ। अगर वो पेटेंट खारिज नहीं होता तो टेक्निकली हल्दी का वो उपयोग अमेरिका में किसी और के लिए इल्लीगल हो जाता। भारत के डॉक्टर R.A. मशलकर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर साबित किया कि इसमें कोई नोवेल्टी नहीं है, ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है। तब जाकर पेटेंट रद्द हुआ। ओह, दैट्स क्रेजी। इसी तरह 1996 में पर्यावरणविद वंदना शिवा ने W.R. ग्रेसन को के खिलाफ नीम के फंजिसाइड गुणों का पेटेंट केस लड़ा था। और 1997 में टेक्सास की एक कंपनी राइसटेक ने भारतीय बासमती राइस की एक वैरायटी को अपनी नई खोज बताकर पेटेंट ले लिया था। बाद में भारी डिप्लोमेटिक और लीगल प्रेशर के बाद उन्हें अपने दावों से पीछे हटना पड़ा। हमारी बायोडाइवर्सिटी सिर्फ हमारा हेरिटेज नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल है। और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की ओर ले जाता है। इकोलॉजी में एक बहुत ही सख्त नियम काम करता है, नीश का नियम। नीश का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इकोसिस्टम में 2 प्रजातियां एक ही इकोलॉजिकल नीश में एक साथ नहीं रह सकती। नीश सिर्फ उनका एड्रेस नहीं है, ये उनका प्रोफेशन है। अगर 2 प्रजातियों का प्रोफेशन बिल्कुल एक जैसा हो गया तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि एक को वहां से हटना या खत्म होना ही पड़ेगा। इसीलिए नेचर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है और इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कई कदम उठाए गए हैं। 1971 में ईरान के रामसार शहर में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। इसका मेन नेम क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। वेटलैंड्स धरती के स्पंज की तरह होते हैं जो बाढ़ को रोकते हैं और पानी को साफ करते हैं।
भारत में अष्टमुडी और भितरकनिका इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। लेकिन आज के समय में इस पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। CO2 और CFCs जैसी ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और इसका सीधा असर ह्यूमन हेल्थ पर आ रहा है। बिल्कुल, हीट स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ने से लोगों के फेफड़ों में सूजन आ रही है, और सबसे खतरनाक बात, टेम्परेचर बढ़ने से मच्छर उन ठंडे इलाकों में भी पहुंच रहे हैं जहां वे पहले सरवाइव नहीं कर पाते थे, जिससे नई जगह बीमारियां फैल रही हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। देखो, जंगल कटेंगे, CO2 बढ़ेगी, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बीमारियां इवॉल्व होंगी और अंततः हमारा पूरा इकोलॉजिकल नीश ही खतरे में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस सर्वाइवल गेम के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से डिकोड कर लिया है। अब वक्त है उन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में लॉक करने का। चलिए देखते हैं कुछ मेमोरी ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जो एग्जाम हॉल में आपका कीमती समय बचाएंगे। हाँ, ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। ट्रिक 1, थैलेसीमिया क्रोमोसोम ट्रिक। अल्फा और बीटा में अक्सर कंफ्यूजन होता है। ऐसे याद रखिए, अल्फा A से शुरू होता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर है, और इसके साथ बड़ा नंबर यानी क्रोमोसोम 16 शामिल है। बीटा B से है, दूसरा लेटर, इसके साथ छोटा नंबर यानी क्रोमोसोम 11 शामिल है। A के साथ बड़ा, B के साथ छोटा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। ट्रिक 2, एंटीबायोटिक्स की क्लासेस को उंगलियों पर याद रखने का शॉर्टकट है BAQSG, यानी बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, क्विनोलोन्स, सल्फोनोमाइड्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स। इसे BAQSG की तरह याद कर सकते हैं। नाइस। ट्रिक 3, स्टेम सेल की ताकत का क्रम या हायरार्की, TPM। टोटोपोटेंट इज ग्रेटर देन, प्लूरोपोटेंट इज ग्रेटर देन मल्टीपोटेंट। टोटल, प्लूरल, मल्टी। बहुत ही ऑर्गेनिक और काम की ट्रिक्स हैं। अब मैं उन 100% शो क्वेश्चंस एरियाज को हाईलाइट करना चाहूंगा जहां से एग्जामिनर अक्सर सवाल सेट करते हैं। नीट में रामसर साइट्स के नाम और उनका साल 1971 सीधे पूछा जाता है। ये पाठ पारा नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पनी बी की हेप्लोडिप्लॉइडी से अक्सर असर्शन रीजन सवाल आते हैं, जहां ड्रोन का प्लॉइडी लेवल फंसाने के लिए दिया जाता है, और नेचुरल सिलेक्शन के तीनों ग्राफ से इमेज बेस्ड MCQ लगभग तय होते हैं। परफेक्ट। अब सिर्फ 1 मिनट में पूरे लेक्चर का एक सुपर फास्ट बुलेट पॉइंट रिवीजन करते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। बिल्कुल। मैं टर्म बोलूंगी, आप ब्रीफ में बताना। स्पोरिलेशन, अमीबा का पैनिक रूम, विपरीत परिस्थिति में सिस्ट बनना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर, 3 जीन्स, उल्टा बेल कर्व। हैकल, एम्ब्रियो एवोल्यूशन दोहराता है। ओंटोलॉजी रिकैप्चुलेट्स फिलॉजनी, लेकिन वॉन बेयर ने इसे गलत साबित किया। डेंगू और चिकुनगुनिया। एडीज मच्छर, वायरल बीमारियां। पेटेंट रूल्स। नॉवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यूटिलिटी। और रामसर कन्वेंशन 1971 वेटलैंड्स का संरक्षण। एकदम परफेक्ट 1 पेज रिवीजन। एस्पिरेंट्स, इस डीप डाइव ने साबित कर दिया है कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स को सिर्फ रटना नहीं है, उनके पीछे की साइंस को समझना है। इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करें और भरपूर प्रैक्टिस करें। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लेक्चर पारा नीट पर स्पेशली स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। जाने से पहले सभी के लिए एक अंतिम उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, एक तरफ बैक्टीरिया हर पल हर दिन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इवॉल्व होकर नए सुपर बग्स बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इंसान जीवन रक्षक दवाओं और इलाजों के लिए पेटेंट्स की कानूनी लड़ाइयों में उलझे हैं। तो क्या हमारी मेडिकल साइंस इस अंधी दौड़ में जीत पाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। इस थ्रिलिंग जर्नी के अंत में चलिए टेस्ट करते हैं कि सबका फोकस कितना शार्प था। शुरू करते हैं आज का बोनस क्विज सेशन। मैं सवाल पूछूंगी और एक्सपर्ट जवाब का लॉजिक बताएंगे। रेडी? बिल्कुल रेडी। MCQ 1, स्पाइरोजाइरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि से होता है? इसका सीधा सा जवाब है फ्रैगमेंटेशन। स्पाइरोजाइरा का रिबन जैसा शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा रीजेनरेट करके नया जीवन बन जाता है। MCQ 2, ह्यूमन स्किन कलर किस प्रकार की इनहेरिटेंस का उदाहरण है? उत्तर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ कोई एक जीन बॉस नहीं है, बल्कि 3 या उससे अधिक जीन्स मिलकर एक सिंगल ट्रेट को क्वांटिटेटिवली कंट्रोल करते हैं। सही। MCQ 3,
अल्फा थैलेसीमिया किस क्रोमोसोम के म्यूटेशन से जुड़ा है? ट्रिक याद है ना सबको? आ के साथ बड़ा नंबर। तो ये क्रोमोसोम 16 के HbA1 और HB2 जीन्स के म्यूटेशन या डिलीशन से जुड़ा है। MCQ 4 बायोजेनेटिक लॉ यानी ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी किसने दिया था? ये नियम अर्नस्ट हैकल ने दिया था, जिसे बाद में वॉन बेयर ने डिसअप्रूव किया था। MCQ 5 रामसर कन्वेंशन 1971 मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए साइन किया गया था? इसका सही उत्तर है वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि, जो हमारे इकोसिस्टम के स्पंज हैं। अब आते हैं असर्शन रीजन सवालों पर, जो नीट के फेवरेट है और जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। AR1 असर्शन रानी मधुमक्खी अनफर्टिलाइज्ड अंडे देती है जो ड्रोन बनते हैं। रीजन ड्रोन डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि अंडे अनफर्टिलाइज्ड रह गए तो उनमें सिर्फ माता का क्रोमोसोम सेट होता है, इसलिए ड्रोन हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड नहीं। ASR2 असर्शन एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी जुकाम को ठीक नहीं कर सकते। रीजन एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की प्रोसेस को रोकते हैं जो वायरस में नहीं होती। इसमें दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, और रीजन असर्शन की एकदम सही व्याख्या करता है। वायरस के पास खुद की सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक्स उन पर बेअसर होते हैं। ASR3 असर्शन डायरेक्शनल सिलेक्शन में आबादी का मीन वैल्यू बदल जाता है। रीजन ये एक्सट्रीम के लक्षणों को प्राथमिकता देता है। यहाँ भी दोनों सही हैं, और रीजन सही व्याख्या है, क्योंकि नेचर सिर्फ एक एक्सट्रीम, जैसे सिर्फ लंबे पेड़ को चुनती है, इसलिए पूरा का पूरा बेल कर्व एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे पुरानी मीन वैल्यू बदल जाती है। रिलेशन के मेटाफोर को हमेशा याद रखिएगा। जब एग्जाम का प्रेशर बढ़े तो पैनिक मत कीजिए, अपनी नॉलेज को सिस्ट के अंदर सुरक्षित रखिए और सही समय आने पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाउंस बैक कीजिए। कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। एनिमल किंगडम यानी जंतु